हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका डोयल एजुकेशन पर। दोस्तों, संविधान का वीडियो 4 है। 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण, इन चीज़ों के बारे में जाना था। कुछ उसमें अधिनियम भी आए थे, जैसे क्रिप्स मिशन हमने सबसे लास्ट में उसमें डिस्कस किया था। उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। द्वैध शासन किस तरह से लागू हुआ, अंग्रेजों ने अपने अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखे, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट की जो चीज़ें थी, जैसे क्रिप्स मिशन सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इंडियंस ने क्रिप्स मिशन को बेइज्जत करके भारत से भगा दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने की एक योजना बनाई। योजना तो ये पहले ही बन चुकी थी, जब 1909 में उन्होंने कम्युनल बेस पर इलेक्शन डिवाइड किया था, यानी मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर निर्वाचन की सुविधा प्रदान की थी। उसी समय इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, अब उसको लागू करना था। जैसे ही क्रिप्स मिशन भारत से गया, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को साफ साफ बता दिया कि भारतीय अब भविष्य में कभी अंग्रेजी सरकार के गुलाम नहीं बनेंगे, इनको गुलाम बनाना आगे संभव ही नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो एक मिशन उसके बाद भारत भेजा, जिसको उन्होंने नाम दिया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या क्या बातें थी, किस तरह से उस पर चर्चा हुई, किस तरह से भारत ने उसको देखा, तो आज सारी चीज़ें हम देखेंगे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसको 2 चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई। 2 चीज़ों पर इसको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। नंबर 1 तो भारत में संविधान सभा का गठन हो, अगर गठन हो तो किस तरह से हो। दूसरा कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक सरकार किस प्रकार से गठित की जाए, यानी अंतरिम सरकार। तो इसको 2 चीज़ों में यानी 2 मामलों में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। नंबर 1 भारत के लिए संविधान सभा, और नंबर 2 भारत के लिए अंतरिम सरकार की व्यवस्था। इन 2 मामलों में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए ये भारत आया। जानते हैं आगे क्या क्या इसमें प्रोसेस हुए, किस तरह की इसमें बातें हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला हुआ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, जब कैबिनेट, इससे किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कई तरह से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको हुबहू नोट्स में अपने में लिखना है, मेरी वॉइस को कवर करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आधी अधूरी लिखी हुई हैं, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से अपनी कोडिंग में इनको लिखा है आधा। आगे मैं इनको बोल के एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको उसी तरह से लिखना है। आगे से जहाँ भी आपने छोड़ा था पिछली क्लास में, उसके नेक्स्ट आगे आपको लिखना है। हेडिंग डालना है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसमें क्या हुआ, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। नेक्स्ट, इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन में 3 ही सदस्य थे। उन सदस्यों के नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 दे देगा ये और 1 दे देगा अलग, कह देगा निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है, या दे देगा निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य था। एक इनमें से 3 अदर। क्लियरली आपको इन नामों को याद रखना है, अच्छे से समझना है। तो इसमें 3 सदस्य थे। पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, मैंने लिखा हुआ पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और नंबर 3 पे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, ये 3 इसके सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य बनकर आए यहाँ पे, और क्रिप्स मिशन में वो क्रिप्स मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, यहाँ सदस्य थे और वहाँ अध्यक्ष थे। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे,
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा, देखते हैं। ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, यानी जब ये हमारा मिशन गठित किया गया तो उस समय ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कैबिनेट मिशन, इसलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। ये तीनों ही व्यक्ति उस समय ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। जब ये मिशन, एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि कैबिनेट मिशन कहाँ निम्न में से किस जगह आया, भारत में किस जगह आया, ऑप्शन दिया था दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो ध्यान रखना किस जगह भारत आया था, दिल्ली में, कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की। ये हमें विद डेट याद रखना है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद कैबिनेट मिशन को मुख्य रूप से 2 मामलों में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी, कैबिनेट मिशन को मुख्य रूप से 2 मामलों में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी, 2 मामलों में अपनी रिपोर्ट बनानी थी। नंबर 1, भारत के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, और दूसरा अंतरिम सरकार। यानी इनको कहा गया भारतीय संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, अगर उस सभा का गठन हो तो वो किस तरह से गठन किया जाए, सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाए और उसमें कितने सदस्य हों, इस बात का निरीक्षण करना था। दूसरा, जब तक संविधान बनकर लागू नहीं होता तब तक जो भारत का शासन है वो चलाएगा कौन, तो उसके लिए अंतरिम सरकार किस तरह की होनी चाहिए, तो उसका जो भी था निरीक्षण करके एक सरकार को तैयार करना था। तो मुख्य रूप से 2 मामलों में अपनी रिपोर्ट देना था, पहला और दूसरा। तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा हेडिंग डालना है नेक्स्ट में, संविधान सभा से संबंधित रिपोर्ट, संविधान सभा में जो भी इन्होंने बनाना था, गठन करना था, उससे संबंधित अपनी रिपोर्ट में क्या बातें कही। तो हेडिंग डालना हमें संविधान सभा से संबंधित रिपोर्ट। देखिए, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की थी। कैबिनेट मिशन ने जब संविधान सभा के बारे में अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 निश्चित की, कि सभा में 389 सदस्य चुने जाएंगे। अब वो किस बेस पर सदस्य चुने गए, किस आधार पर सदस्य चुने गए, किस संगठन के कितने सदस्य आए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुल सदस्य कितने थे, 389, इनको डिवाइड करना है, कुल सदस्य थे 389, इनको डिवाइड कर दिया 2 जगह। 389 सदस्य में से 296 सदस्य आने थे निर्वाचित होके, यानी इलेक्टेड वोटिंग द्वारा। 296 सदस्य कैसे आने थे, निर्वाचित इलेक्टेड वोट होके, और 93 सदस्य आने थे मनोनीत होके, यानी 93 सदस्य जो थे इनको किसी वोट के यानी निर्वाचन के प्रोसेस से नहीं गुजरना था, ये सीधे मनोनीत होके आए थे। इस चीज़ को बाद में समझते हैं। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, 296 जो सदस्य थे वो इलेक्ट होके आए, चुन कर आए, यानी निर्वाचित होकर आए। इनमें भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, पहली कैटेगरी क्या और दूसरी कैटेगरी ये, इनको बांट दिया कि इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। यानी 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से इलेक्ट होके आए, चुन के आए, ठीक है। जो ब्रिटिश प्रांत भारत में थे वहाँ से 292 सदस्य आए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। देखते हैं, तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे क्या, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे क्या। तो पहला था दिल्ली, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, प्री, एमपीपीएस, बिहार पीसीएस, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले इसको समझते हैं, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। पहला था दिल्ली, दूसरा मारवाड़, अजमेर, तीसरा था बलूचिस्तान और चौथा था कुर्ग। यहाँ से क्वेश्चन आया है कि कुर्ग जो ब्रिटिश सरकार के समय
एक कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, वो आज किस राज्य में है? कुर्ग आज किस राज्य में है? कर्नाटक में। मैंने लिखा हुआ भी है, कुर्ग आज कर्नाटक में है। दिल्ली को आप जानते हो, अजमेर आप जानते हैं राजस्थान, बलूचिस्तान अब कहाँ पे? पाकिस्तान में, और कुर्ग कहाँ पे? भारत यानी कर्नाटक में। क्लियर है? ये 3 क्षेत्र आज भी भारत में, और जो बलूचिस्तान है वो कहाँ पहुँच गया? आज पाकिस्तान में। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से ये चुने गए और 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए, इलेक्ट होके जनता के निर्वाचन के द्वारा। इसमें एक चीज़ नोट में लिख लेंगे नीचे, शायद आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक कटा हुआ है शायद, तो आप नोट डालेंगे इनके नीचे, NOTE नोट में लिखेंगे क्वेश्चन पहले कि हैदराबाद, नोट में लिखना है हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया। क्लियर है? आगे हाँ, एक चीज अभी तो ये रह गया है, इधर देखते हैं। अब देखो ये क्या चीज, ये मनोनीत की क्या कहानी थी? मनोनीत 93 सदस्य मनोनीत होकर आने थे, यानी इनके लिए कोई वोटिंग प्रोसीजर नहीं था, इनको बिना इलेक्शन के चुना गया था। 93 सदस्य मनोनीत कहाँ से? देशी रियासतों से। अब देशी रियासतें क्या हैं? भारत में देशी रियासतों का मतलब उन क्षेत्रों से जहाँ पर भारत के किसी राजा रानी या किसी जमींदार का शासन हुआ करता था जिस क्षेत्र पे, तो उस क्षेत्र यानी अपने क्षेत्र से एक पर्टिकुलर राजा अपनी मर्जी से कुछ सदस्यों को मनोनीत करके सभा में भेजा करता था। जैसे आज राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में और लोकसभा में, बिल्कुल उसी तरह से राजा या रानी का जो क्षेत्र था वो अपनी मर्जी से सदस्यों को निर्वाचन करके चुनाव करके सभा में भेजता था, यानी ये मनोनीत होते थे राजा या रानी की इच्छा से। तो ये कितने सदस्य लिए गए थे? 93 सदस्य लिए गए थे। कहाँ से? देशी रियासतों से। क्लियर हुआ? ये चीजें क्लियर। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि आज जो हमारा ब्रिटिश प्रांत है, यानी ये जो ब्रिटिश प्रांत है, आज उस समय का ब्रिटिश प्रांत आज किस तरह के राज्यों में गिना जाता है? तो ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, मैंने यहाँ लिखा है, उस समय के ब्रिटिश प्रांत की तुलना आज के सामान्य राज्यों से की जाती है। उस समय के जो भी ब्रिटिश प्रांत थे, ये जो भी ब्रिटिश प्रांत थे, आज इनकी तुलना किससे की जाती है? आज के सामान्य स्टेटों से, सामान्य राज्यों से। क्यों? क्योंकि आज के जो सामान्य राज्य हैं वहाँ वोटिंग होती है, वोट के द्वारा, जनता के द्वारा नेता चुना जाता है। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ भी इलेक्ट होकर आए, वोटिंग के द्वारा आए, तो इनकी तुलना आज के सामान्य राज्यों से की जाती है, आज के सामान्य राज्यों से इनकी तुलना की जाती है। तो क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी तुलना आज भारत के कौन से राज्यों से की जाती है? तो भारत के जो सामान्य राज्य हैं उनसे इनकी तुलना की जाती है। अब सामान्य राज्य क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। सामान्य राज्य हेडिंग डालना हमें, सामान्य राज्य। सामान्य राज्य, देखो सामान्य राज्य वो होता है, अच्छा ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली इधर से। सामान्य राज्य एक ऐसा स्टेट जहां पर राज्यपाल हो, यानी एक ऐसा राज्य जहां पर राज्यपाल हो, विधानमंडल हो तथा मंत्री परिषद भी हो। यानी एक ऐसा स्टेट जहां पे क्या हो? राज्यपाल हो, विधानमंडल हो और मंत्री परिषद हो। समझ रहे ना बात को? यानी जहां पर राज्यपाल चुना जाता है, हमारा विधानमंडल हो और हमारा मंत्री परिषद हो। जैसे आज उत्तर प्रदेश में राज्यपाल भी है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल भी है और मंत्री परिषद भी है। क्लियर है? विधानमंडल के 2 अंग उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद और विधानसभा। तो ऐसे ही हमारा एक मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी होता है। तो सामान्य राज्य उनको कहा जाता था एक ऐसा स्टेट जहां पर राज्यपाल हो, विधानमंडल हो तथा मंत्री परिषद भी हो। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि हम राज्य लिख लेंगे। तो यहाँ कितनी बड़ी बात छिपी हुई है कि आज के जो सामान्य राज्य हैं उनकी तुलना, या वो किस नेचर के हैं, किसकी देन है? तो ब्रिटिश सरकार की, यानी ब्रिटिश प्रांतों की देन है। क्या? आज के जो सामान्य राज्य है वो किसकी देन है? ब्रिटिश प्रांतों की तर्ज पर आज के सामान्य राज्य हैं हमारे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब ब्रिटिश कमिश्नरी क्या था?
ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र मैंने लिखा था यहाँ पे, जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो ये इनका मतलब क्या था, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे क्या। ब्रिटिश कमिश्नरी में गवर्नर नहीं होते थे, जैसे हमारे जो सामान्य प्रांत थे इनमें गवर्नरों की नियुक्ति थी, लेकिन जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे इनमें गवर्नर नहीं होते थे, इनकी जगह कमिश्नर होते थे, इनकी जगह कमिश्नर होते थे। इस कारण इन्हें ब्रिटिश कमिश्नरी कहा जाता था, इस कारण इन्हें ब्रिटिश कमिश्नरी कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी थी, 4। मैंने यहाँ भी लिखा है इनकी संख्या कितनी थी, 4। तो जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे इनकी संख्या कितनी थी, 4। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या थी 4। क्लियर है, आपको समझ में आया ब्रिटिश प्रांत क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे और देशी रियासतें क्या थी। यानी जो 93 सदस्य मनोनीत होकर आए वो किसके द्वारा मनोनीत किए गए। तो सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। एक बार और मैं बता देता हूँ, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद, क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद जब ये दिल्ली आया तो क्या हुआ, इसके आने के बाद जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने अलग से संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए अलग से संविधान सभा चाहिए और हम पाकिस्तानियों के लिए अलग से संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची तो उनके कलेजों को बहुत भारी ठंडक मिली। उन्होंने सोचा कि हम तो जाते जाते इंडिया को बर्बाद करने की सोच रहे थे, लेकिन भारत तो खुद बर्बाद होने जा रहा है। तो इसलिए वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था 1909 में, फूट डाल दी थी कि जो मुस्लिम थे उनको अलग से नेता चुनना था। तो वो एक्सपेरिमेंट वहाँ कर दिए थे और यहाँ क्या हुआ था, उसको लागू करने जा रहे थे उस प्रयोग को। तो जब इन्होंने मुस्लिम लीग ने अलग से संविधान सभा के गठन की मांग कर दी तो फिर क्या हुआ, उसके बाद कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने मुस्लिम लीग से पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति ने बात की, समझाया कि आप इस तरह से आंदोलन और अलग से सभा की मांग ना करें, अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा हमें बर्बाद करने का, हम बैठकर आराम से शांति से बात करेंगे बाद में। इनका जो नेताओं का असर मुस्लिम लीग पर हुआ, लेकिन बहुत नाम मात्र को, थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से वही कहानी। ठीक है, फिर से उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र हो गए हमारे क्लियर, 4, जिनकी संख्या कितनी थी, 4। अब संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना था, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो क्या था, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ। ये मंथ के साथ डेट याद रखनी है दोस्तों, जुलाई 1946 में सदस्यों का निर्वाचन प्रारंभ हुआ। यानी जुलाई 1946 में सदस्यों का निर्वाचन प्रारंभ हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च में, और रिपोर्ट इसने अपनी कब दी, मई में। ठीक, उसके बाद निर्वाचन कब शुरू हुआ सभा के लिए सदस्यों का, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने गए वो किस आधार पर सदस्य चुने गए, किस आधार पर सदस्यों को चुना गया। तो नेक्स्ट में हमने कवर किया है वही, सभा के लिए सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। आप लिखेंगे संविधान सभा के लिए सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे वयस्क मताधिकार पद्धति से तो हुए थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो चुने गए। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि डायरेक्ट जनता ने वोट करके उनको नहीं चुना था। जिस इलेक्शन में जनता वोट करती है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव, और जिस इलेक्शन में जनता वोट नहीं करती वो होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर है। तो इनका निर्वाचन कैसे हुआ था, वयस्क मताधिकार पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित हुए थे। अब वोटिंग कैसे हुई, जनता ने वोट नहीं दिया तो किन लोगों ने इनको चुना उसको जानते हैं। देखो यहाँ से क्या था, जनता जो थी, जनता जनार्दन, यानी जनता ने वोट किया किसको, जो भी उनके प्रांतों के प्रतिनिधि थे। अब जैसे हम वोट करते हैं अपने क्षेत्र से, जो भी विधायक या एमपी खड़ा होगा हम उसको वोट करेंगे, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से जनता ने वोट किया था प्रांतों के प्रतिनिधियों को, जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे उनको वोट करके जिताया,
और प्रतिनिधियों ने किसको वोट किया था? संविधान सभा के सदस्यों के लिए। जनता ने क्या? प्रांतों के प्रतिनिधियों को, और प्रतिनिधियों ने किसको किया? सभा के सदस्यों को। प्रतिनिधियों ने किसको वोट किया? सभा के सदस्यों को। तो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने चुना जनता ने ही, लेकिन कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? अब जनता ने डायरेक्ट वोट थोड़ी किया था यहाँ, जनता ने डायरेक्ट वोट थोड़ी किया था सभा के सदस्यों के लिए। जनता ने किसको वोट किया? प्रांतों के, अपने प्रांतों के प्रतिनिधियों को वोट किया, और उन प्रांतों के प्रतिनिधियों ने किसको चुना? सभा के सदस्यों को चुने। जनता के द्वारा गए थे, लेकिन कैसे चुने गए थे? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो सभा के लिए सदस्य चुने गए थे वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित हुए। क्लियर है? समझ में आया? अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या है? जैसे हमारा लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से। यानी जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो हम वोट नहीं करते उसमें, हम अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदारी करते हैं। कौन वोट करते हैं? हमारे राज्य के विधानमंडल के एमएलए, विधायक, हम उनको चुनते हैं विधायकों को, विधायक राष्ट्रपति के चुनाव वोट करते हैं। तो जनता एक तरह से वोटिंग तो करती है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता वोट करती है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे। अच्छा, अब एक बात और, कि जो उस समय जनता वोट करती थी वो वयस्क मताधिकार पद्धति, यानी वयस्क यानी वोट डालने की आयु कितनी होती थी उस समय? तो उस समय वोट डालने की आयु थी 21 वर्ष। उस समय 21 साल का व्यक्ति ही वोट डाल सकता था। 21 साल के व्यक्ति को ही वयस्क माना जाता था। पहले 21 साल था, तो ये 18 साल कब हुआ? ये 21 वर्ष से घटकर जो एज थी रिड्यूस होकर 18 वर्ष कब हुई? तो इसको लिख लेंगे 61वां संशोधन 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, लिखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुई, और 89 से लेकर अब तक 18 वर्ष ही है। अब 18 वर्ष का वयस्क माना जाता है, उसको वोट डालने का अधिकार है। क्लियर है? तो आयु कब घटी? 21 वर्ष से 18 कब हुई? 1989 में। किस संशोधन में हुई? 61वां संशोधन। क्लियर है? गलती नहीं करेंगे, संशोधन पूछे तो 61वां, वर्ष पूछे तो 1989। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन था, संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन था, आज ये किससे मैच खाता है? आज ये किससे मेल खाता है? उस समय का संविधान सदस्यों का जो चुनाव था आज किसके इलेक्शन से मैच खाता है? आज ये किसके इलेक्शन से मैच खाता है? तो आज ये राज्यसभा के इलेक्शन से मैच खाता है। ठीक है, जिस समय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, आज की डेट में ये राज्यसभा के इलेक्शन से मैच खाता है। जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है ना अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल राज्यसभा के इलेक्शन से मैच खाता है। तो इस बात को नोट कर लेंगे कि उस समय का संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, उस समय का संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन आज राज्यसभा के इलेक्शन से मेल खाता है। आज के राज्यसभा के इलेक्शन से मेल खाता है। नेक्स्ट, आगे मैंने लिखा हुआ भी है, उस समय का संविधान सभा का इलेक्शन आज के राज्यसभा के इलेक्शन से मेल खाता है। ठीक है, आज के राज्यसभा के इलेक्शन से मिलता है या मेल खाता है। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, उस समय के ब्रिटिश प्रांत आज किससे तुलना कर सकते हैं? उस समय के ब्रिटिश प्रांतों की आज के सामान्य राज्य से। तो उस समय के संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की तुलना किससे कर सकते हैं? राज्यसभा के इलेक्शन से। क्लियर है? नो डाउट। आगे, अच्छा एक चीज और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संविधान सभा के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व, यानी संविधान सभा में यदि एक सदस्य ने प्रतिनिधित्व किया था तो वो उस समय कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था, यानी उसका एक वोट कितनी जनसंख्या के बराबर था? एक वोट कितनी जनसंख्या के बराबर था? तो संविधान सभा के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था। यानी उस समय संविधान सभा ने यदि एक व्यक्ति ने वोट किया सभा में, तो समझो कितने लोगों ने वोट कर दिया? 10 लाख लोगों ने वोट कर दिया। यानी उसमें हम भी शामिल हो गए, आप भी शामिल हो गए। तो एक सदस्य के वोट की कीमत कितनी थी? 10 लाख लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट
करता था। ठीक है, 10 लाख जो जनसंख्या थी उसको वो रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट आगे, मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो मुस्लिम लीग ने भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा की मांग की। मैंने बताया था जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो जो मुस्लिम लीग थी वो भड़क गई। हालांकि कैबिनेट मिशन से कांग्रेसी जितने भी थे, जितने भी हमारे सिख लोग थे, यानी जितनी भी सारे पार्टियां थी मुस्लिम लीग को छोड़कर, जनरली वो लगभग सारे ही सहमत हो गए थे कैबिनेट मिशन की बातों से। लेकिन एक मुस्लिम लीग ही ऐसी थी जो सहमत नहीं थी। वो अपनी इसी बात पर अड़े हुए थे कि हमें पाकिस्तान के लिए अलग से अपना संविधान चाहिए, उसके लिए हमें अलग से संविधान सभा की ज़रूरत है। तो यही कारण था जो भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन हुआ और भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग स्टेट बने। तो इन्होंने ये जिद की और अपनी जिद पर अड़े रहे, ये समझाने से नहीं माने। तब क्या हुआ, उसके बाद जो कैबिनेट मिशन था उसने सभा के लिए सीटों का वितरण कर दिया, यानी सभा के लिए सीटों का बंटवारा शुरू हो गया। सभा के लिए सीटों के बंटवारे का क्या प्रावधान था देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग डालना, सभा के लिए सीटों का वितरण। सभा के लिए सीटों का वितरण, एक हेडिंग डालिए, सभा के लिए सीटों का वितरण। देखते, अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ था, सभा के लिए सीटों का वितरण। मैंने बताया था समय उसने कैबिनेट मिशन ने कुल सदस्यों के कितने की व्यवस्था की थी, टोटल सदस्य कितने होने चाहिए थे, 389। अब कैसे कैसे बांटा गया। सबसे पहले जब वितरण की बात थी वो सामान्य वर्ग के लिए 213 सीट निश्चित की गई। जो सामान्य वर्ग के थे उनके लिए 213 सीट निश्चित हुई। उसके बाद मुस्लिम के लिए 79 सीट। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ आपको हूबहू उसी तरह से लिखना है, ठीक है, अपने नोट्स में। गारंटेड से कह रहा हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपका वो गलत नहीं होगा अगर आप हूबहू लिख रहे हो। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सामान्य के लिए 213 सीटें, मुस्लिमों के लिए 79 सीटें और सिखों के लिए 4 सीटें निश्चित की गई। सिखों के लिए 4 सीटें निश्चित की गई। इसके बाद क्या हुआ, जब सीटें तो निश्चित हो गई, सीटों का बंटवारा हो गया, उसके बाद निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के बाद जो रिजल्ट आया, जो नतीजे आए, उसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे नतीजे में क्या हुआ था, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, कांग्रेस ने पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, 208। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 208। उसके बाद लीग को 79 में से कितनी सीटें मिली, 73। और जो सिखों के लिए 4 सीटें थी उन्होंने कितनी सीटें जीती, केवल 1 सीट। सिखों के समर्थन में 1 सीट आई और कांग्रेस के समर्थन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम लीग और सबसे कम सिख। तो यहाँ पे ये नतीजा निकला। नतीजे के बाद इतनी सीटें मिली। कांग्रेस को जीतने का एक बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस उस समय जब ये वोटिंग हुई थी 1946 में और कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, तो तब से लेकर अब तक कांग्रेस एक विशाल और शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित हो चुका था भारत में। यानी भारत के अधिक से अधिक लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। तो एक मेजर कारण ये था कि कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा बहुमत मिला, कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा बहुमत मिला तो उसके आधार पर, वोटों के आधार पर हमारी संविधान सभा यानी असेंबली जो थी वो संविधान बनाने के लिए बैठ गई। उसके बाद चर्चा हुई। ठीक, आपको पता है कि संविधान हमारा कितने दिनों में बनकर कंप्लीट हुआ था, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, ये जो आपने नोट्स बनाया आप इसको एकदम कंठस्थ कर याद कर लीजिए। बिल्कुल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो तुरंत जबान से निकले, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन करते तुरंत जबान से बाहर आंसर कूद के बाहर आए। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन कब भारत आया, 1946 में। अगर डेट पूछे 24 मार्च 1946 में। ठीक है, मैंने लिख दिया 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन कहाँ, किस जगह भारत आया, दिल्ली भारत आया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, मई 1946 में, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन को मुख्य रूप से किन बातों पर अपनी रिपोर्ट देनी थी, नंबर 1 भारत के लिए संविधान सभा
और नंबर 2 भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन। क्लियर है कैबिनेट मिशन। इसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा से संबंधित अपनी रिपोर्ट दे दी। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की थी? आप बोलोगे 389 सदस्य। उसको डिवाइड कर दिया था, 296 निर्वाचित होंगे और 93 कहाँ जाएंगे, मनोनीत होंगे। 296 निर्वाचित और 93 मनोनीत। अब 296 को दो जगह बांट दिया गया, 292 एक तरफ और 4 एक तरफ। 292 कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर या मारवाड़, उसके बाद बलूचिस्तान और कुर्ग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुर्ग की वर्तमान स्थिति कहाँ पे, कर्नाटक में। दिल्ली का तो आपको पता है, मारवाड़ अजमेर कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तो ये मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है, आपको आगे पीछे दे देगा और मैच करवाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। मैचिंग के लिए भी दे सकता है कि वर्तमान स्थिति आज कहाँ है इनकी, सामने राज्य दे देगा स्टेट, तो मैचिंग के लिए भी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट में लिखेंगे, आपने लिख लिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र ऐसी ब्रिटिश प्रांत, एकमात्र ऐसी देश रियासत कौन सी थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो कौन सी थी, हैदराबाद। एक ये भी क्या कर रहे थे, अब पाकिस्तान के लिए, जैसे पाकिस्तान का था, पाकिस्तान जैसे अलग से संविधान की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में भी इसको भारत में विलय कर लिया गया था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को, 3 स्टेटों को बाद में विलय किया गया था, वो हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था ब्रिटिश प्रांतों की तुलना आज के कितने राज्यों से कर सकते हैं, सामान्य राज्यों से। तो सामान्य राज्यों के बारे में, यानी एक ऐसा राज्य है जहाँ राज्यपाल होता है, विधानमंडल होता है और एक मंत्री परिषद होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सामान्य राज्य। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे राज्य कैसे हमारे सामान्य राज्य। और ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे, यानी ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र वो थे जहां गवर्नर नहीं होते थे, कौन होते थे, कमिश्नर। तो उनके नाम पर क्या पड़ा, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, और इनकी संख्या कितनी थी, 4। ठीक है, संविधान सभा के निर्वाचन कब प्रारंभ हुआ सदस्यों के लिए, 1946 में, जुलाई 1946 में। तो निर्वाचन कैसे हुआ, वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या, डायरेक्ट, जनता ने नहीं चुना, जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उन प्रतिनिधियों ने सभा के सदस्यों को चुना। ठीक है, तो उस समय कितनी एज थी वोटिंग की, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से घटकर 18 कब हुई, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट, उस समय संविधान सभा का इलेक्शन आज के किस इलेक्शन से मिलता है, राज्यसभा के इलेक्शन से, आज के राज्यसभा के इलेक्शन से मैच खाता है। ठीक है, तो संविधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य कितना था उस समय, संविधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य था 10 लाख जनसंख्या को वो प्रदर्शित करता था, यानी एक सदस्य ने वोट किया तो समझो 10 लाख लोगों ने वोट किया। ठीक है, उसके बाद जब कैबिनेट मिशन आया तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, भारत के लिए अलग से संविधान सभा बने और हमारे लिए अलग से संविधान बने, इसी बात पर अड़े। तो उसके बाद वितरण कर दिया सीटों का, इस तरह से सीट वितरित की गई और आपने देखा नतीजा आया, नतीजे में क्या हुआ, कांग्रेस विजय हुई। उसके बाद असेंबली बैठ गई, सभा बैठ गई। ठीक है, उसके बाद हम बातें पढ़ेंगे कि सभा, पहली सभा कब और कहाँ बैठी, कितने लोग आए, क्या क्या बातें हुई, ये कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पे आपको पॉलिटी और मैथमेटिक्स दोनों की कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगी। आपका संविधान कंप्लीट होगा और आपका मैथ जो है वो भी आपका कंप्लीट होगा। तो आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को ज़रा सपोर्ट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को कर दिया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।